जैसे वहाँ भी एक मकबरा है, छोटा सा टूटा हुआ है वो। ये ज़मीनें, इसमें गेहूं की खेती हो रही है, उधर भी गेहूं की खेती हो रही है और इधर की साइड भी, यहाँ पर भी गेहूं की खेती। ये बाउंड्री के अंदर की जगह है, इसमें भी खेती नहीं। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसके आसपास की ज़मीन है। अब वो कुछ लोगों का अभी जो कहना है, इसके आसपास की जो ज़मीनें हैं उस पर भी काफ़ी लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है और वो कब्ज़ा काफ़ी दिनों से लोगों ने किया हुआ है। साइड में वहाँ कब्रिस्तान भी है, वो भी वक्फ है। एक दरगाह है जो कि किसी बुज़ुर्ग की है माशाल्लाह, वहाँ पे वो बुज़ुर्ग वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, वो भी प्रॉपर्टी पूरी वक्फ की है। एक यहाँ पर मकबरा है जो कि वो भी बहुत पुराना है, जो कि इससे भी ज़्यादा पुराना लग रहा है, वो भी पूरा वक्फ है। नवाब मोहम्मद अली खां का मकबरा है ये, और इसकी जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो मैं इसमें इन्होंने इसमें अधिकार पत्र जो लिखा है, यहाँ पर एक दर्ज है इस पर दीवार पे। ये मैं आंवला के अंदर 800 मस्जिदें और 1600 कुएँ, यहाँ पर इसका एक रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ पर जो नवाबों की हुकूमतें रही हैं, नवाबों की बड़ी निशानियाँ यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ से, इस आंवला से कहीं ना कहीं रामपुर, जो कि आज़म खां के नाम से मशहूर है, जो रामपुर नवाबों के नाम से मशहूर है, इस आंवला से ही रामपुर को बसाया गया था। यहाँ से आज इस मकबरे पर मौजूद हूँ, जो कि आंवला की एक बड़ी ख़ास जगह है। यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हों या गैर मुस्लिम हो, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट में आह्वान किया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने। तमाम पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों लोग वहाँ जमा हुए। हमने देखा सेकुलर पार्टियों में अगर कहें तो कांग्रेस के लोग भी वहाँ थे, समाजवादी पार्टी के लोग भी वहाँ थे, तमाम ऐसे लोग थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात करें, या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि मुस्लिम क़यादत के लिए अब जानी जाती हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ साथ जमीयत उलमा हिंद की बात करूँ, जमीयत उलमा हिंद ने भी उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और आह्वान किया कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो हम उसी तर्ज पर इसका विरोध करेंगे जैसा कि NRC और CAA को लेकर के किया गया था। जैसा कि हमने देखा था, तमाम शाहीन बाग और इस तरह के प्रोटेस्ट पूरे देश भर में हमने देखे थे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त आपको मालूम है देश के अंदर एक चर्चा का जो सबसे बड़ा, मैं कह सकता हूँ, विषय जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर के है। वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ को लेकर के जिस तरह से लोकसभा में फिर राज्यसभा में बिल पास कर दिया गया, उसके पीछे ख़ास तौर पे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जिस तरह से ऐलान रहा, तमाम जमीयत उलमा हिंद से लेकर जमात इस्लामी हो, तमाम दीगर ऐसे जो संगठन हैं जो सेकुलरिज्म के ऊपर चलते हैं, उन संगठनों ने भी कहीं ना कहीं अपने आप को उस वक्फ बिल को पेश होने और उसको पास ना होने की जो कोशिशें उन्होंने की, वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में, राज्यसभा में फेल होती नज़र आई और वो वक्फ बिल पास हो चुका। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, वक्फ बिल के पीछे जो भी कारण या जो भी मंशा सरकार की रही हो, वो जो सरकार का कहना है, जो कि ख़ास तौर पर बीजेपी का, कि वक्फ जो प्रॉपर्टीज़ है वो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं या मुस्लिम जो पिछड़ा वर्ग है, उन प्रॉपर्टीज़ से उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए वो कुछ अमेंडमेंट उसमें करके उस बिल को पास करके कहीं ना कहीं वो उस तबके को फ़ायदा देने की बात कर रहे हैं, जो कि इस वक्फ प्रॉपर्टी से आम मुसलमान, जो कि गरीब तबका है, जो कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है जिस मकसद से वक्फ की गई है, उनको फ़ायदा देने के मकसद से वक्फ की जाती है जो प्रॉपर्टी, वो कहीं ना कहीं आम उन मुसलमानों को उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सरकार चाहती है कि उसमें अमेंडमेंट करे। लेकिन सरकार चाहती तो यही है जो कह रही है। अब लेकिन इसके पीछे, पर्दे के पीछे सरकार की क्या मंशा है, ये जो काबिल लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो उस नज़र को समझते हैं कि सरकार की इसके पीछे की जो मंशा है वो आखिर है क्या, तो शायद हो सकता है उस वजह से उन सब में वो बेचैनी है, चाहे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा हिंद हो, या दीगर बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश भर में मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के ख़ास तौर पे काम कर रही हैं। उनका जो सोचना है वो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि वक्फ के बिल को ऐसे पास होने से या उसमें अमेंडमेंट होने से
कहीं ना कहीं देश भर की मस्जिद हों, मदरसे हों या वक्फ की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वक्फ की गई हैं बहुत समय पहले, वो सरकार का इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं ना कहीं सरकार का पूरा इंटरफेयर उसमें हो जाएगा और सरकार उस पर कब्ज़ा कर सकती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो लोग बेचैन हैं वो तबका, अभी हमने देखा जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। उस प्रोटेस्ट में आह्वान किया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने, तमाम पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों लोग वहाँ जमा हुए। हमने देखा सेकुलर पार्टियों में अगर कहें तो कांग्रेस के लोग भी वहाँ थे, समाजवादी पार्टी के लोग भी वहाँ थे, तमाम ऐसे लोग थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात करें या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि मुस्लिम क़यादत के लिए अपनी जानी जाती हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ साथ जमीयत उलमा हिंद की बात करूँ तो जमीयत उलमा हिंद ने भी उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और आह्वान किया कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो हम उसी तर्ज पर इसका विरोध करेंगे जैसा कि NRC और CAA को लेकर के किया गया था। जैसा कि हमने देखा था तमाम शाहीन बाग और इस तरह के प्रोटेस्ट पूरे देश भर में हमने देखे थे, वो कहीं ना कहीं अब उसको लेकर के दोबारा उस पर बात करेंगे। खैर, अब मेरा जो मकसद है, यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ मैं आंवला के अंदर, जो उत्तर प्रदेश ज़िला बरेली की तहसील एक आंवला है। आंवला एक ऐसा हिस्टोरिकल पैलेस है, मैं आपको बता दूं, आंवला के अंदर 800 मस्जिदें और 1600 कुएँ। यहाँ पर इसका एक रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ पर जो नवाबों की हुकूमतें रही हैं, नवाबों की बड़ी निशानियाँ यहाँ मौजूद हैं और यहाँ से, इस आंवला से कहीं ना कहीं रामपुर जो कि आज़म खां के नाम से मशहूर है, जो रामपुर नवाबों के नाम से मशहूर है, इस आंवला से ही रामपुर को बसाया गया था। यहाँ से आज इस मकबरे पर मौजूद हूँ जो कि आंवला की एक बड़ी ख़ास जगह है। यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हों या गैर मुस्लिम हो, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर के यह एक सुकून भरा माहौल है। मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रॉपर्टी नवाबों ने कहीं ना कहीं वक्फ की थी, वो प्रॉपर्टी आज मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये मकबरा है उन नवाब साहब का, जिनके की ये नवाब मोहम्मद अली खां का मकबरा है। नवाब मोहम्मद अली खां का मकबरा है ये, और इसकी जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो मैं इसमें इन्होंने इसमें अधिकार पत्र जो लिखा है यहाँ पर एक दर्ज है इस पे दीवार पे, ये मैं इसमें लिखा है, मैं नवाब काजिम अली खां मुतवल्ली वक्फ मकबरा नवाब मोहम्मद अली खां वक्फ नंबर, प्रॉपर्टी नंबर इसमें पड़ा हुआ है 515 की समस्त जायदाद एवं 4 दीवारी की संपूर्ण देखभाल हेतु श्री नाजिम खां, राहत खां एवं हमल अख्तर खां, जावेद अख्तर खां निवासी आंवला के पूर्ण रूप से अधिकृत करता है। उक्त दोनों के द्वारा पूर्व में अनाधिकृत कब्जा हटाने का भी अधिकार इनको होगा। अब मैं आपको बता दूं, ये मकबरा जो है बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है और इसका पूरा क्षेत्रफल जो है बहुत बड़ा है। इसके आसपास की ज़मीनें ये पड़ी हुई हैं, इसके आसपास की ज़मीनें, अब वो कुछ लोगों का अभी जो कहना है, इसके आसपास की जो ज़मीनें हैं उस पर भी काफ़ी लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है और वो कब्ज़ा काफ़ी दिनों से लोगों ने किया हुआ है। साइड में वहाँ कब्रिस्तान भी है, वो भी वक्फ है। एक दरगाह है जो कि किसी बुज़ुर्ग की है, माशाल्लाह वहाँ पे वो बुज़ुर्ग वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, वो भी प्रॉपर्टी पूरी वक्फ की है। एक यहाँ पर मकबरा है जो कि वो भी बहुत पुराना है, जो कि इससे भी ज़्यादा पुराना लग रहा है, वो भी पूरा वक्फ है। लेकिन इसके बाद वाली ज़मीन है वो मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो इसके साइड में जो ज़मीनें हैं, ऊपर आओ थोड़ा सा, जैसे वहाँ भी एक मकबरा है छोटा सा टूटा हुआ है, वो ये ज़मीनें, इसमें गेहूं की खेती हो रही है, उधर भी गेहूं की खेती हो रही है और इधर की साइड भी, यहाँ पर भी गेहूं की खेती। ये बाउंड्री के अंदर की जगह है, इसमें भी खेती नहीं। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब ये वक्फ की प्रॉपर्टी है क्या? अब ये वक्फ की हुई ज़मीन, ये इतनी सारे यहाँ पे ज़मीनें हैं। अब मैं एक सवाल आपको छोड़ के जा रहा हूँ, सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है? जो ज़ाहिरी तौर पे सरकार का कहना है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी पड़ी है उससे आम मुसलमानों को इससे फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। और ये जो मैं प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, सवाल मैं जो छोड़ कर जा रहा हूँ, वो ये प्रॉपर्टी जो पड़ी हुई हैं, ये ज़मीनें जो पड़ी हुई हैं, जिन लोगों ने डंडे या किसी कानूनी तिकड़मबाजी से अपने कब्ज़े किए हुए हैं, वो लोग तो इसका फ़ायदा उठा ही रहे हैं, जिन्होंने कब्ज़े कर रखे हैं।
लेकिन जो लैंड खाली पड़े हैं, वक्त की प्रॉपर्टी हैं, और जो लोग इसके अपने आप को अधिकार क्षेत्र में अपने आप को मानते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, जिन्होंने वक्फ किया, जिनको जो कि मुतवल्ली वगैरह बनाया हुआ है, क्या वो मुतवल्ली आम मुसलमान को जो वाकई ज़रूरतमंद है, जिनको कि रोज़गार दाल रोटी कमाने के लिए रोज़ाना मजदूरी करनी पड़ती है, क्या वो इन प्रॉपर्टीज़ से क्या सचमुच कोई फ़ायदा उठा पा रहा है? रेलवे की बात सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन कही जाती है वक्फ के पास है। क्या वक्फ प्रॉपर्टी से क्या वाकई आम मुसलमान को कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है? या फिर जो वक्फ की प्रॉपर्टी जिनके अंडर में दे रखी थी, जिनके पास वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं, जो उन्होंने अब तक इन 50, 60, 70, 80 सालों में उन वक्फ की प्रॉपर्टियों को कौड़ियों के दाम बेच दिया, आम मुसलमान को क्या उससे कोई फ़ायदा हो सका? या वक्फ प्रॉपर्टी का जो अभी लोग बैठे हैं वक्फ की प्रॉपर्टियों पे काबिज़ हुए, क्या वो लोग आम मुसलमान को उसकी कमाई का कोई हिस्सा ज़रा सा भी दे पा रहे हैं? क्या उनको किसी रोज़गार या किसी भी सिस्टम में लाने की उनकी कोई सोच आपने देखी है? क्या ये सब समस्याएं जो अभी तक हम देख रहे हैं आज तक, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से, मेरे ख्याल से 17-18 सालों से मैं खूब एक्टिव हूँ और खूब मैं देखता हूँ चीज़ों को, क्या आज तक मैंने खुद अभी तक किसी वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में ऐसा नहीं सुना ना देखा कि किसी आम जनता को, मुसलमानों में ख़ास तौर पे जिनके लिए वक्फ की गई है ज़मीन, किसी एक आदमी को फ़ायदा मिलते हुए मैंने नहीं देखा है। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो लोग प्रॉपर्टी को हत्या के बैठे हुए हैं, वो प्रॉपर्टी कब कैसे करके कन्वर्ट हो जाती है, वक्फ की प्रॉपर्टी कब किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चली जाती है, ये पता तक नहीं लग पाता। और वो कैसे ये खेल हो जाता है, कैसे करके ये सब सिस्टम बन जाता है, कब पता लगता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी थी जी और वो जा कर के हॉर्टिकल्चर में चली गई, डीडीए में चली गई, या फिर आर्कियोलॉजिकल में चली गई, या फिर वो एक इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है कि एक मतलब उस प्रॉपर्टी को रातों रात उस प्रॉपर्टी का पता नहीं लग पाता कि किसके नाम में चली गई। हमने देखा है निज़ामुद्दीन लाल मस्जिद के पास पीछे पूरा कब्रिस्तान हुआ करता था, उस कब्रिस्तान पर आज देखते हैं तो पूरी बिल्डिंगें बनी खड़ी हुई हैं। वो कैसे वक्फ की ज़मीन उस कॉम्प्लेक्स में बदल गई, कैसे वो सीआरपीएफ का कैंप बन गया, इसको रखाने के लिए ही तो वक्फ की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है, या वक्फ की टीम की ज़रूरत पड़ती है। जो ज़मीनें अगर चली गई हैं तो वक्फ के जो लोग हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो या वो, क्या उन ज़मीनों को वापस लेने के लिए उन्होंने क्या कोशिशें की, और आम लोगों को उसका फ़ायदा देने के लिए उन्होंने क्या कोशिशें की? सवाल इतना सा है। सरकार की क्या मंशा है इसमें, क्या नहीं है, वो तो एक अलग मामला है। सरकार की नीयत, क्योंकि ख़ास तौर पर मुस्लिमों के जो दिख रही है वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के हित में बता रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों के हित में तो बिल्कुल हो नहीं सकती है, क्योंकि हमें अच्छे से दिखाई देता है वो, क्योंकि सरकार की मंशा मुस्लिमों को कहीं ना कहीं नुकसान देने की ही रही है, ख़ास तौर पर बीजेपी की। लेकिन सवाल फिर भी मैं ये कर रहा हूँ, क्या आज तक जो वक्फ के ठेकेदार जो बैठे हुए थे, क्या उन लोगों ने कभी जिस वक्फ की प्रॉपर्टी को इसलिए वक्फ किया गया था कि इससे कौम को, मुसलमानों को फ़ायदा और राहत मिलेगी, उस गरीब आदमी को फ़ायदा और राहत मिलेगी, वो क्या गरीब आदमी जो मज़दूर है या ज़रूरतमंद है, क्या उस वक्फ प्रॉपर्टी से कभी उसको कोई फ़ायदा मिल सका है? ये सवाल मेरा आप समझ लीजिएगा कि हम जो लोग सड़क पे आखिर क्यों नहीं उतर पा रहे हैं, आम लोग सड़क पे उतर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि वक्फ में बैठे हुए लोगों ने वाकई ईमानदारी से काम नहीं किया। लोगों को विश्वास बिल्कुल भी नहीं है हमारी इस कौम के उन लोगों पर जो असल में वक्फ की प्रॉपर्टियों को हत्या के बैठे हुए हैं, उससे तमाम फ़ायदे भी उठा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आम जो मुसलमान है उसको कभी उन्होंने आज तक कोई भी फ़ायदा देने की बात नहीं की है। ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ गेहूँ भी कट रहे हैं सामने, और वो सामने है बाउंड्री, ये बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर गेहूं है, ये गेहूं हो रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये जो प्रॉपर्टी है एक यहाँ पे, यहाँ एक मस्जिद भी है माशाल्लाह, इसमें ये मकबरा है। ये बहुत बड़ा इलाका है, असल में बहुत बड़े एरिया में है जगह ये, लेकिन कब्ज़ा कर ली गई है। ये बहुत सारी जगह है,
और मैं एक ख़ास चीज़ दिखा दूँ आपको, ये जो बाउंड्री के अंदर की ज़मीन है इस पर प्लॉटिंग भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये प्लॉट जो काटे जा रहे हैं इस पर, अब ये किसके ज़रिए से काटे जा रहे हैं, क्यों, कौन इसका ज़िम्मेदार है, ये एक समझने की ज़रूरत है। ये जो निशानात हैं असल में इसमें जो प्रॉपर्टी है ये सारी की सारी बाउंड्री हुई है ये। तो सवाल ये है, ये प्लॉटिंग है, अब किसके ज़रिए से ये भैया क्या बेची गई है, किसने कैसे? ये बेची गई है साहब। अच्छा, बेची गई है। ये कैसे, मतलब ये क्या वक्फ की ज़मीन थी या कैसे, क्या था ये? वक्फ की ज़मीन थी, सेठ ने खरीद ली, बिल्डिंग वाले ने। अच्छा, ये इन्होंने खरीद ली और ये भी उसी की है। अच्छा, लाला फ़कीर चंद सर्राफ वालों ने खरीद ली है। तो ये ज़मीन ये बेची किसने? तो ये जी इन्हीं लोगों ने बेची हुई, नहीं तो पहनामा क्यों होता किसी ने। ऐसा है जी, जिसको दे गए होंगे ना नवाब साहब। हाँ। जैसे मजदूर आज पार्टी होती है उसे दे दी कि भाई तुम करते खाते रहो। हाँ। तो उसने किसी ने बेची हुई, 2 नंबर वाले ने। वैसे जायज जगह बेचना नहीं चाहिए। ये वक्फ की ज़मीन इन्होंने इनको बेच दी है। हाँ, लाला फ़कीर चंद साहब ने ले ली है। तो वही सवाल है कि अब ये, क्योंकि बिल जो है पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पास हो चुका है, लेकिन जो इसके पीछे के जो कारण हैं वो समझने की ज़रूरत है। क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी, अब जिन लोगों ने वक्फ की थी ये प्रॉपर्टी, वो लोग तो अभी ज़िंदा नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों के हाथ में इस वक्त ये प्रॉपर्टी हैं, क्या उन लोगों को ये राइट है कि वो ज़मीन को बेच सकें? क्योंकि वक्फ का तो एक सिस्टम ये है, वो ना ज़मीन बिक सकती है, ना किसी को दान दी जा सकती है, या जिसने वक्फ की है वो प्रॉपर्टी उसको भी वापस नहीं की जा सकती, और वो प्रॉपर्टी को उसको जो है किसी भी हालत में कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। वो सिर्फ़ होगी तो कौम के लिए इस्तेमाल होगी, लोगों के लिए इस्तेमाल होगी, समाज के लिए इस्तेमाल होगी। तो मकसद कहने का ये है कि किसने राइट दिए हैं कि ये ज़मीनें जो है ये वक्फ की प्रॉपर्टियों को बेचें या किस तरह से वो करें। सवाल यहाँ ये है। खैर, बात थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। आप कहाँ रहते हैं भैया? आंवला में रहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद चांद खां। चांद खां साहब। और आपका क्या नाम है भैया? कामरान भाई। चांद खां भाई, मैं ये पूछ रहा था, ये असल मकबरा जो है नवाब साहब का है जी। इस मकबरे के आसपास में बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हैं जी। अब जिन्होंने नवाब साहब ने ये प्रॉपर्टी पूरी वक्फ की थी, किसके लिए वक्फ की होगी? ये तो कौम के लिए वक्फ कर दी थी कि उनके ज़रूराती अखराज वगैरह जो है इस्लाम में दे दी थी उन्होंने, है ना? हाँ। अब ये ज़मीनें यहाँ पे मैंने देखा प्लॉटिंग हो रही है। हाँ। किसने की होगी प्लॉटिंग, किसने अब बेची ये तो होगी? जिनके कब्जे वगैरह होंगे उनको मालूम होगा इसके बारे में। अब ये जिनके कब्जे, इस पे जिनको वक्फ को जिन लोगों ने की थी वो तो अब दुनिया से चले गए। तो चले गए। अब जिनके हाथ में ये ज़मीन है अभी, जी तो ज़मीन का एक पहलू ये होता है वक्फ प्रॉपर्टी का जी। कि वक्फ की हुई ज़मीन ना तो कभी बिक सकती, हाँ। ना उसको कोई ख़रीद सकता, ठीक है। ना ही वो दान में दी जा सकती है, और ना ही वो जिन्होंने वक्फ की है जी। उनको भी वापस नहीं की जा सकती वक्फ की ज़मीन। बात सही है, वो है ही नहीं। आप उसमें उसका कोई उसके परिवार का भी कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। तो जब परिवार का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा तो जो जिन लोगों के पास इसकी देख रेख की जिम्मेदारी है, तो वो ज़मीनें मुझे लगता है उन लोगों ने बेची होंगी। हाँ, तो ये सरासर मिसयूज है या नहीं? हाँ गलत है, तो उन्होंने गलत है या नहीं है? जब वक्फ कर दी तो उसको बेचने का तो मतलब ही तो नहीं। सरकार जो बिल लाई है अभी, जी। किस बेस पे लाई होगी वो? अब ये तो सरकार का फंडा है, वो जाने। तो कहीं ना कहीं तो ये बेचैनी होगी ना, सरकार को समझ आ रहा होगा ना। आपको आज तक आप क्या करते हैं? हाँ, बस हिकमत पेशे का काम है अपना। जी, हिकमत का काम है। हिकमत का जी। मतलब ये है कि आयुर्वेदिक यूनानी दवाइयों का। यूनानी दवाइयों का। कभी आपने ये सोचा है कि आपको वक्फ की प्रॉपर्टी से कभी कोई फ़ायदा मिला है आपको किसी? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़मीनें अगर रेलवे के और वक्फ के पास हैं। हाँ, ठीक है। तो वक्फ की ज़मीन से कभी कोई फ़ायदा उठाया आप लोगों ने, या आपके परिवार में या किसी पड़ोस में किसी को सुना है ऐसा कि वक्फ प्रॉपर्टी के किराया आने से, या किसी का उसका कोई एजुकेशन में या किसी चीज़ में कोई फ़ायदा मिला हो? नहीं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो पड़ी हुई है वक्फ की हुई है उसका तो मेरे समझ में तो ऐसी ये ज़मीनें जो पड़ी हैं यूज़ नहीं हो रही हैं ज़मीनें, हाँ, ठीक है। और वो लगातार हम देख रहे हैं कब्जे भी होते जा रहे हैं, बिक भी रही हैं वो। हाँ। तो वो जिन लोगों ने जिस सोच से वक्फ की है प्रॉपर्टी, उनका तो मकसद वो ख़त्म हो गया। आवाम के लिए ये था कि उनके काम में आए, आवाम के लिए था ना, आवाम के लिए था। तो आवाम का जरूरी अखराज वगैरह उनका तो लोगों मकसद की ख़त्म हो गया ना, सब उनके खत्म हो मकसद गया। के हिसाब से तो प्रॉपर्टी यूज़ ही नहीं हो रही।
जो पड़ी है प्रॉपर्टी ना तो अब इससे कौम का फ़ायदा हो रहा है, ना ही पहले अब जो आने वाले टाइम में होगा, बिक रही हैं या कब्जा की जा रही है। कुछ तो होना है, क्योंकि कब तक पड़े रहेगी। अब में अगर है ना? कोई चीज़ है, अगर हमारी तो इसको यूज़ क्या, इसको यूज़ कैसे मिल रहा है तो इससे वो बुराई कुछ नहीं। तो इसको यूज़ कैसे कर सकते थे इस जगह को? ये तो कोई एजुकेशनल सिस्टम यहाँ बन सकता था। हाँ, वक्फ की तरफ से जो प्रॉपर्टी पड़ी है इस पे कॉलेज खुल जाता, क्योंकि ज़मीनें नहीं है कॉलेज खोलने तक के लिए, इस पे कॉलेज या फिर कोई हॉस्पिटल खुल सकता था, बच्चों को कौम के लिए फायदा है तो इससे बेहतर क्या होगा। हाँ, तो मकसद ये है मेरा कहने का कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन लोगों को असल में देख रेख के लिए जो है किया गया है, उस पर नियुक्त किया गया है, उन लोगों को असल में कहीं ना कहीं कौम के लिए जो चीज़ होनी चाहिए थी वो कर नहीं पाए, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मामलात को हल किया है। इस वजह से लोगों का भी एतमाद ख़त्म है। लोग इस वक्फ बिल में वाकई इंटरेस्ट इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको उस वक्फ का कभी फ़ायदा मिला ही नहीं। वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी होने के बाद मुस्लिम ऐसी हालत में है इस वक्त देश के अंदर कि मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मदद की इस वक्त। लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी गाना हम सुनते रहते हैं कि रेलवे के बाद वक्फ के पास ज़मीनें हैं, रेलवे के पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें वक्फ के पास हैं। तो इन वक्फ की ज़मीनों का जो आम आदमी है, जो गरीब है, वो अचार डालेगा क्या करेगा उसका? उसको क्या ज़रूरत पड़ी है आपके साथ खड़े होने की, बताइए। मकसद यहाँ है क्योंकि जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उन लोगों ने ईमानदारी से वाकई काम नहीं किया। ये मेरी वीडियो बहुत लोगों को चुभेगी, बहुत लोगों को दर्द होंगे, लेकिन मैं सच्चाई बता दूं, असल में हकीकत यही है।